हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एडिटोरियल है जो कि संचार साथी ऐप पर हो रही चर्चा पर आधारित है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अच्छी बात है कि भारत सरकार ने आम लोगों का विरोध देखकर संचार साथी योजना रद्द कर दी है। फिलहाल सवाल लेकिन अभी भी यह है कि इस जासूसी योजना के पीछे कौन लोग थे और उनकी मंशा क्या थी। साइबर क्राइम के बहाने किस आला मंत्री या अधिकारी ने सोचा कि साइबर डकैतों को रोकने के लिए एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो भारत में बनने वाले हर सेल फोन में डालना अनिवार्य किया जाए। इन सवालों के जवाब ढूंढना इसलिए ज़रूरी है कि वैसे भी सरकारी नज़र हमारे निजी जीवन पर कुछ ज़्यादा होती है आजकल। हम लोग बेशक इस सरकारी दखलंदाजी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हर फ़ोन में एक जासूस बैठाने की कोशिश सफल हो जाती तो भारतीय लोकतंत्र दुनिया की दृष्टि में कमज़ोर दिखने लगेगा। इस किस्म की जासूसी होती है अक्सर रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में, जहां लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का ढोंग रचा जाता है। झूठे चुनाव करा के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी दिल्ली में थे, इसलिए बात उन्हीं से शुरू करते हैं। पुतिन का आधे से ज़्यादा जीवन बीता था रूस की शक्तिशाली केजीबी में काम करते। यह ऐसी जासूसी संस्था है जिसने शीत युद्ध के समय से जासूसी द्वारा अपनी विदेश नीति बनाई थी। जासूसी पर इतना भरोसा था रूस के कम्युनिस्ट शासकों को कि अपने जासूसों को पश्चिमी देशों में रहने के लिए भेजा करते थे, जहां उनको अपनी रूसी पहचान मिटाकर बिल्कुल स्थानीय नागरिक की तरह बनने के लिए कहा जाता था। बरसों तक ये पकड़े नहीं जाते थे। इन चीज़ों के बारे में तब पता लगने लगा पश्चिमी देशों को जब केजीबी के बड़े अफसर रूस से तंग आकर किसी दूसरे देश में भाग जाते थे। ऐसा ही एक आला अफसर था वसीली मित्रोखीन, जिसने रूस से भाग जाने के बाद केजीबी के सारे राज मित्रोखीन आर्काइव नाम की किताबों में बता दिए थे। इन किताबों के जरिए मालूम हुआ कि इंदिरा गांधी के कई मंत्री केजीबी से जासूसी के लिए वेतन लेते थे। यह भी मालूम हुआ कि कुछ वामपंथी पत्रकार भी रूस का साथ विचारधारा के आधार पर नहीं, पैसों के लिए दे रहे थे। इन चीज़ों से संचार साथी का क्या वास्ता है? गहरा वास्ता है, क्योंकि यह ऐप अगर डाले जाते हैं हमारे सेल फ़ोन में तो यकीन मानिए कि इनका असली काम साइबर सुरक्षा नहीं, जासूसी होगा। बिल्कुल वैसे जैसे कुछ साल पहले सरकार ने पेगासस नाम का ऐप इज़राइल से
खरीद कर पत्रकारों, राजनेताओं, वामपंथियों और विरोधियों के मोबाइल फ़ोन में डालने की कोशिश की थी। असल में बात साइबर सुरक्षा की है ही नहीं। राजनेता जितने बड़े हो जाते हैं, उतना ही वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इस दौर में हाल यह है कि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इतना कि पिछले 11 साल में उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया है। सच यह भी है कि जब भी कोई पत्रकार उनकी आलोचना करता है अपने किसी अनजान पॉडकास्ट पर, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई किए बगैर नहीं रहती है। कुछ लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि उनके पॉडकास्ट ही बंद हो जाते हैं। इस तरह की जासूसी में नई कड़ी बनने वाला था संचार साथी। जब इसका विरोध होने लगा तो सरकार ने पहले तो सफाई देने की कोशिश की, यह कहकर कि इसको अपने फ़ोन में डालना अनिवार्य नहीं होगा और इसको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए कि सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचाया पत्रकारों और नेताओं ने। अभी के लिए इस योजना को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन एक बार फिर नुकसान हुआ है नरेंद्र मोदी की निजी छवि का। न्यूयॉर्क में पिछले 10 दिनों में ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी नज़रों में नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक राजनेता नहीं, तानाशाही फितरत के राजनेता हैं। ऐसा नहीं है कि यही बात डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी नहीं कही जाती है, लेकिन इसलिए कि ट्रंप रोज़ मिलते हैं पत्रकारों से और बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उनकी छवि अपने प्रधानमंत्री से थोड़ी बेहतर है। चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, तो प्रधानमंत्री अपने आप को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्यों नहीं उनमें कम से कम इतना आत्मविश्वास है जिसके बिना इतने बड़े देश को ढंग से चलाना मुश्किल है? थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाते तो संभव है कि विश्व के बड़े राजनेताओं में उनकी भी गिनती होती। न्यूयॉर्क में मुझे कई लोग मिले जिन्होंने स्वीकार किया कि मोदी के आने के बाद भारत में विकास की रफ्तार बहुत बढ़ी है। उनका कहना था कि जब वे आजकल भारत आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है नई सड़कें और नए हवाई अड्डे देखकर। ऐसा कहने के बाद लेकिन यह भी हमेशा कहते हैं कि मोदी को वे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। संचार साथी वाली योजना का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुआ है और अक्सर इसके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें लोकतांत्रिक देशों में जब होने लगती है तो सबूत मिलता है कि लोकतंत्र कमज़ोर किया जा रहा है। आम राय यही बन रही है दुनिया में कि
भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। इतना कि देश की छवि अब उदारवादी लोकतांत्रिक देश की ना रहकर थोड़ी बहुत ऐसी हो रही है जैसे रूस और पाकिस्तान की है। यानी इन देशों में चुनाव होते तो हैं लेकिन लोकतंत्र पर बेड़ियां डालकर, ताकि हम कोई इमरान खान जैसा कठिन नेता जीत जाता है उसको जेल में डालकर चलती है देश की गाड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत अशुभ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ शब्द यहाँ उद्धृत करने लायक हैं। दुर्भाग्य से एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी हार को भी पचा नहीं पाती हैं। मुझे लगता था कि बिहार के नतीजों को काफ़ी समय बीत चुका है और वे संभल गए होंगे, लेकिन कल उनके बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनकी हार उन्हें अभी भी परेशान कर रही है। देश में नारे लगाने के लिए बहुत जगह है। आप वहाँ नारे लगा चुके हैं जहाँ आप हारे हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।